Hello students, today our topic is MySQL and in this lecture we are going to discuss constraints used in MySQL. As we know that there are 6 constraints that are used in MySQL. These are not null, unique, primary key, foreign key, check and default. And in this lecture we are going to discuss basically foreign key constraint. Okay, so let us start. Uh, so there are total 6 constraints. First one is not null, which indicate that a column cannot store a null value. अभी हमको ऐसा करना है कि वैल्यू स्टोर करते समय टेबल में हम नल वैल्यू नहीं चाहते या एम्प्टी नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, तो हमको नॉट नल लिखना पड़ेगा। और नॉट नल कंस्टेंट अप्लाई करने का सिंपल मेथड यही है कि जब आप कॉलम डिक्लेयर करते हैं इनसाइड द टेबल एट द टाइम ऑफ टेबल क्रिएशन, तो कॉलम का नेम लिखिए, ठीक है, डेटा टाइप साइज लिखिए, उसके बाद कंस्टेंट का नेम लिख दीजिए। और ऐसा भी नहीं है कि एक कॉलम पर एक ही कंस्टेंट को अप्लाई कर सकते हैं, यू कैन अप्लाई मोर देन वन कंस्टेंट इन अ सिंगल कॉलम, तो वो भी पॉसिबल है। तो उस केस में आपको करना ही होता है कि जितने भी कंस्टेंट लिखने हैं तो वो आप स्पेस देने के बाद लिख सकते हैं। तो नॉट नल का मतलब है आपको नल वैल्यू अगर नहीं चाहिए तो आप नॉट नल अप्लाई कर सकते हैं। सेम आपका यूनिक है। यूनिक में आपका जो कॉलम है, अगर हम किसी कॉलम में यूनिक वैल्यू चाहते हैं तो हम रिपीटेशन नहीं चाहते, तो उस केस में फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ पहले आपको। जैसे आपको रोल नंबर है, तो आप ये चाह रहे हैं कि किसी भी स्टूडेंट का रोल नंबर किसी दूसरे स्टूडेंट के रोल नंबर के इक्विवेलेंट ना हो, इक्वल ना हो, सेम ना हो। जैसे रोल नंबर 1 अगर एक को अलॉट हो गया तो रोल नंबर 1 किसी दूसरे को अलॉट ही ना हो। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि हम उस केस में कंस्टेंट अप्लाई करेंगे और वो कंस्टेंट कहलाएगा यूनिक कंस्टेंट। यूनिक कंस्टेंट की हेल्प से हम आपको जो हमें कॉलम है उसमें यूनिक वैल्यू ही इंसर्ट हो सकती है और कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं हो सकती। थर्ड आता है प्राइमरी की। तो प्राइमरी की में जैसे लिखा हुआ है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ द बोथ द नॉट नल एंड द यूनिक। तो नॉट नल और यूनिक का कॉम्बिनेशन होता है प्राइमरी की, ठीक है। तो अभी इसमें प्राइमरी की में पहला तो नॉट नल का फीचर भी होता है और यूनिक का भी फीचर होता है, यानी जो भी कॉलम प्राइमरी की होगा वो उसमें हम नल वैल्यू तो इंसर्ट कर ही नहीं सकते, साथ ही साथ वो यूनिक भी होगा। और देखिए इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं बता रहा हूँ आपको कि कॉलम में हम जनरली करते ये हैं कि हम किसी पर्टिकुलर MySQL में पर्टिकुलर किसी एक कॉलम को हम प्राइमरी की बनाते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर हम एक से ज़्यादा कॉलम को कॉम्बिनेशन को प्राइमरी की बनाना चाहें तो वो भी पॉसिबल है। यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम एक से ज़्यादा कॉलम को प्राइमरी की नहीं बना रहे हैं, एक से ज़्यादा कॉलम के कॉम्बिनेशन को प्राइमरी की बना रहे हैं, दैट इज़ एन अनदर थिंग। तो वो एक अलग बात हो जाती है, ठीक है। तो जैसे इसमें प्राइमरी की है क्या, प्राइमरी की बेसिकली यूनिकली डिफाइन करता है डेटा को, ठीक है। और जब हम कहते हैं डेटा को यूनिकली डिफाइन करता है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक कॉलम सफिशिएंट रहता है हमारे पास, हम उसके थ्रू डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल रोल नंबर के थ्रू या स्टूडेंट आईडी के थ्रू या एम्प्लॉय आईडी के थ्रू डेटा जनरली यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि किसी टेबल में कोई पर्टिकुलर कॉलम ऐसा नहीं होता जो यूनिकली डेटा को आइडेंटिफाई करे। उस केस में हम एक से ज़्यादा कॉलम के कॉम्बिनेशन को प्राइमरी की बना सकते हैं, बट फीचर्स वही होंगे, नॉट नल और यूनिक दोनों के कॉम्बिनेशन होगा ही प्राइमरी की, ठीक है। और थ्रू आउट द एंटायर टेबल हम हमारे पास सिर्फ एक ही प्राइमरी की होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। चलिए आगे बात करते हैं, फॉरेन की बात करेंगे। उससे पहले थोड़ा चेक और डिफ़ॉल्ट को और समझ लेते हैं। चेक में हमें पर्टिकुलर किसी कंडीशन, किसी कॉलम पर कोई कंडीशन अप्लाई करनी होती है तो हम चेक के थ्रू अप्लाई करते हैं और चेक लिखते हैं, चेक के बाद कंडीशन लिखते हैं, और वो कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो जाती है तभी हम डेटा बेस में जो टेबल है उसके अंदर हम डेटा इंसर्ट कर पाएंगे, अदरवाइज डेटा इंसर्ट ही नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल आपने टेबल क्रिएट की और आपने टेबल क्रिएट करते समय आपने कंडीशन किसी कॉलम पर अप्लाई कर दी, सपोज रोल नंबर पर अप्लाई कर दी, रोल नंबर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो इसका मतलब ये है कि रोल नंबर या तो 6 होगा या 6 से ज़्यादा होगा। 6 से कम रोल नंबर एक्सेप्टेबल नहीं है, बेशक उसका डेटा टाइप इंटीजर ही क्यों ना हो। इंटीजर में तो नेगेटिव वैल्यू भी आ जाती है, पॉजिटिव वैल्यू भी आती है, जीरो भी आता है। इवन पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3 4 5 भी कंसिडर नहीं होंगी, क्योंकि आपने कंस्टेंट लगा दिया उस पर। और कौन सा लगाया है आपने, चेक, कि आपने वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट आता है आपका डिफ़ॉल्ट।
अब जो ये डिफ़ॉल्ट डेटाबेस डिफ़ॉल्ट है आपका, ये बेसिकली डिफ़ॉल्ट वैल्यू के लिए यूज़ होता है। तो कभी कभी हमें क्या काम करना होता है किसी टेबल के अंदर कि हम एट द टाइम ऑफ टेबल क्रिएशन हमने एक डिफ़ॉल्ट लगा दिया, हमने डिफ़ॉल्ट कंस्टेंट को अप्लाई कर दिया। सपोज एड्रेस पे अप्लाई कर दिया, मैंने डिफ़ॉल्ट एड्रेस लिख दिया, एड्रेस वाराणसी। तो अब मैं अगर इंसर्ट करने जा रहा हूँ और मैंने किसी भी कैंडिडेट का अगर एड्रेस इंसर्ट नहीं किया है तो वो नल नहीं शो होगा। उसमें जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी जो वाराणसी है वो ऑटोमेटिकली आपका शो करेगा टेबल के अंदर। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है डिफ़ॉल्ट का। चलिए अब बात करते हैं जिसके लिए ये वीडियो है आपका फ़ॉरेन की। तो पहली बात तो ये कि फ़ॉरेन की रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को इंश्योर करता है, ठीक है। और ये आपका तभी अप्लाई होगा जब एटलीस्ट वन कॉलम आपका दो डिफरेंट टेबल्स के अंदर कॉमन होंगे। पहली बात, फॉरेन की को अप्लाई करने के लिए सेम कॉलम नेम होना चाहिए पेरेंट टेबल के अंदर और चाइल्ड टेबल के अंदर। देखिए, एक तो मेन टेबल होगी जो हमारा मास्टर रिकॉर्ड होगा जिसे हम पेरेंट टेबल बोलेंगे, उसके अंदर एक कॉलम नेम होगा और वो उसकी प्राइमरी की या यूनिक की हो सकती है। दूसरा जो रिकॉर्ड होगा वो चाइल्ड रिकॉर्ड या हम इसे कभी कभी डिटेल रिकॉर्ड भी बोलते हैं, उसमें भी सेम कॉलम नेम होना चाहिए, तभी हम फॉरेन की को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम फॉरेन की को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग ये है फॉरेन की के रिगार्डिंग कि आप अगर फॉरेन की को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं तो उसमें ये समझ लीजिए कि जो बेसिकली होता क्या है इसके अंदर कि जो मास्टर टेबल है या जो पेरेंट रिकॉर्ड है आपका पेरेंट टेबल है, उस टेबल में जो आपका कॉलम है जो आपकी प्राइमरी की है वही आपका सर्व करती है फॉरेन की आपकी डिटेल टेबल में या चाइल्ड टेबल के अंदर। कैसे, आइए देखते हैं, समझते हैं इसको। पहले एक टेबल बनाते हैं और ये देखिए, पहले एक टेबल बनाते हैं और टेबल हमने बनाई एस टी एक टेबल बना दी। और एस टी टेबल बनाने के लिए हमें क्रिएट टेबल कमांड का यूज़ करना पड़ेगा, तो हमने लिखा क्रिएट टेबल एस टी। कॉलम नेम में ये रोल नंबर और नेम, रोल नंबर प्राइमरी की है, आप देख पा रहे हैं। इसमें सिंपल एग्जाम्पल लिखा है मैंने, इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में हम नहीं गए इसमें। तो अभी एक रोल नंबर लिया हमने, एक इंटीजर टाइप का, और इसको हमने प्राइमरी की बना दिया। और एक और कॉलम नेम लिया हमने नेम, और डेटा टाइप लिया इसका कैर, साइज लिया 50। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल हमने एक टेबल क्रिएट किया जिसमें एक प्राइमरी की है, रोल नंबर इसकी प्राइमरी की है। इसको हम पेरेंट टेबल बोल सकते हैं या हम इसे बोल सकते हैं मास्टर टेबल है हमारी, ठीक है। अभी हमको एक डिटेल टेबल बनानी है, एक चाइल्ड टेबल बनानी है जो इस पेरेंट टेबल से रिलेट करेगी हमारी। किस तरीके से देखते हैं, तो हमने एक चाइल्ड टेबल बना ली एस टी डी, ठीक है, डी फॉर ड्राइव्ड। तो एस टी रिप्रेजेंट स्टूडेंट को कर रहा है यहाँ पर, तो इसलिए इस तरह का नाम लिया है मैंने, क्रिएट टेबल एस टी डी। अब इसमें रोल नंबर इंट, तो रोल नंबर देखिए, रोल नंबर आपका एस टी टेबल में भी था, रोल नंबर आपका एस टी डी टेबल में भी है। तो फॉरेन की के लिए सबसे असेंशियल कंडीशन यही है कि जो आपका प्राइमरी टेबल में जो आप सॉरी आपका पेरेंट टेबल में जो प्राइमरी की होगी वही आपकी जो चाइल्ड टेबल होगी उसमें उसे मेंशन करना पड़ेगा हमको। हम मेंशन नहीं करेंगे तो हम फॉरेन की बना नहीं सकते उसे। तो रोल नंबर एस टी टेबल के अंदर था, प्राइमरी की था, रोल नंबर को हमने एस टी डी टेबल के अंदर भी रखा। यहाँ पर एक सिंपल की का काम कर रहा है, यहाँ पर ये प्राइमरी की नहीं है, एक्चुअली इसको हमको फॉरेन की बनाना है, पर अभी नहीं, आगे देखते हैं कैसे। फिर हमने जितने कॉलम्स नेम हमने इसके अंदर लिखने तो वो कॉलम नेम लिख दिए। फॉर एग्जांपल हमको एड्रेस लिखना था तो हमने एड्रेस डिफाइन कर दिया, एड्रेस वेरकर 200। और भी कॉलम नेम हम इसके अंदर लिख सकते हैं, और इसमें अपनी इसकी भी कोई प्राइमरी की हो सकती है, उससे फॉरेन की पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब हमें फॉरेन की बनाना है रोल नंबर को एस टी डी टेबल के अंदर। तो जब सभी कॉलम डिक्लेयर हो जाएंगे तो उसके बाद हमको क्या करना है, हमको फॉरेन की डिक्लेयर करना है। कैसे, हम कीवर्ड लिखेंगे फॉरेन स्पेस की, और ब्रैकेट के अंदर उस कॉलम का नाम लिखेंगे एस टी डी टेबल में जिसको हम फॉरेन की बना रहे हैं, और वो कौन सा है, वो है आर एन, ठीक है। ध्यान रखिएगा, एस टी डी टेबल के अंदर जो कॉलम है उसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं आर एन। आर एन तो आपका एस टी टेबल के अंदर भी है, लेकिन हम इस टेबल के अंदर जो हमको कॉलम नेम फॉरेन की बनाना उसका नाम लिखेंगे वो है आपका आर एन, ठीक है। उसके बाद कीवर्ड लिखेंगे रेफरेंसेस, और कीवर्ड रेफरेंसेस के बाद हम जो हमारी पेरेंट टेबल होगी उसका नेम लिखेंगे, तो उसका नेम है एस टी, और फिर ब्रैकेट में
हम जो हमारी पेरेंट टेबल है उसकी प्राइमरी की का नाम लिखेंगे, जो ऑफ कोर्स RN है। ठीक है, तो ऐसा करने के बाद आपका फिर हम इसके बाद पैरेंथेसिस का साइन क्लोज करेंगे, सेमीकोलन लगाएंगे, तो अभी ये फॉरेन की आपकी डिक्लेयर हो जाएगी। तो फॉरेन की का सिंपल कॉन्सेप्ट यही है आपका कि चाइल्ड टेबल के अंदर कॉलम्स को डिक्लेयर करते हैं, जितने भी कॉलम्स हैं उनमें एक कॉलम ऐसा होगा जो आपकी प्राइमरी, जो आपकी पेरेंट टेबल की प्राइमरी की होगी। ठीक है, और जब हम सभी कॉलम डिक्लेयर कर देंगे इंक्लूडिंग प्राइमरी की ऑफ चाइल्ड टेबल। अब देखिए, इससे चाइल्ड टेबल में कोई प्राइमरी की नहीं है, इसकी हो सकती है, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। इसकी अपनी प्राइमरी की, अपनी यूनिक, अपनी नॉट नल सभी कंस्टेंट इसमें अप्लाई हो सकते हैं जैसे हम करते हैं नॉर्मली। लेकिन मेन बात हमारा फॉरेन की से है। तो फॉरेन की का काम ये है यहाँ पर कि जो पेरेंट टेबल है, तो पेरेंट टेबल में जो कॉलम प्राइमरी की है सेम कॉलम आपका चाइल्ड टेबल में होना चाहिए। और जब हम उसे लिख देते हैं वहाँ पर, डिक्लेयर कर देते हैं, तो फिर बाद में सभी कॉलम्स को डिक्लेयर करने के बाद फॉरेन की लिखते हैं। फिर ठीक है, फॉरेन की के बाद फिर ब्रैकेट में हम लिखते हैं की का नेम, जो रोल नंबर है इस केस में। ठीक है, उसके बाद रेफरेंसेस कीवर्ड, उसके बाद पेरेंट टेबल का नेम, और ब्रैकेट में पेरेंट टेबल की प्राइमरी की, जो अगेन रोल नंबर ही है। तो ये अब दोनों टेबल इस तरीके से हमने फॉरेन की के थ्रू कनेक्ट कर दिए आपस में। ठीक है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क पड़ने के लिए हमको पहले डेटा इंसर्ट करना पड़ेगा। पहली टेबल के अंदर मैंने डेटा इंसर्ट कर दिया, 1 प्रवीण 2 आरव इंसर्ट कर दिया। ओके, तो अभी हम सेकंड टेबल में भी डेटा इंसर्ट करेंगे STD के अंदर, 1 वाराणसी 2 वाराणसी, ये भी डिक्लेयर कर दी हमने। अब यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि 1 और 2 क्या है। 1 और 2 जब हम बात करते हैं ST टेबल की, तो वहाँ पर 1 और 2 प्राइमरी कीज़ है। और जब हम डिटेल टेबल की बात करते हैं, यानी हम चाइल्ड टेबल की बात करते हैं, STD की बात करते हैं, तो 1 और 2 उसमें फॉरेन की तरह वर्क कर रही है आपकी। ठीक है, तो अभी मेन पॉइंट ये है इसमें कि 1 और 2 जब हम वाराणसी इसके साथ एड्रेस इंसर्ट कर रहे हैं टेबल STD में, तो ये रिकॉर्ड आपका या ये वैल्यूज़ आपकी प्रेजेंट होनी चाहिए मास्टर टेबल के अंदर या पेरेंट टेबल के अंदर। तो पेरेंट टेबल में प्रेजेंट है, 1 के रिगार्डिंग प्रवीण डेटा प्रेजेंट है, 2 के रिगार्डिंग आरव है। तो 1 के करस्पॉन्डिंग हम डेटा अगर हम वाराणसी और 2 वाराणसी इंसर्ट कर रहे हैं तो हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जब हम चाइल्ड टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करते हैं, ठीक है, तो चाइल्ड टेबल में डेटा हम इंसर्ट तभी कर पाएंगे जब पेरेंट टेबल में आपका उसके करस्पॉन्डिंग डेटा प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब पेरेंट टेबल में रोल नंबर 1 और 2 अवेलेबल है, इसलिए रोल नंबर 1 और 2 की एड्रेस की एंट्री हम चाइल्ड टेबल में कर पा रहे हैं। अगर हम रोल नंबर 1 और 2 की एंट्री नहीं होती पेरेंट टेबल में, तो हम चाइल्ड टेबल में भी 1 और 2 की एंट्री नहीं कर पाते। ये मेन पॉइंट है। आगे देखते हैं इसको और समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो हमने सिंपल सा एक देख लिया कि क्या डेटा इंसर्ट किया है सेलेक्ट कमांड के थ्रू। तो हमने देखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ST, देन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम STD, तो जो भी डेटा है वो स्क्रीन पर शो हो जाएगा। चलिए अब करके देखते हैं। तो अभी हमने यहाँ पर क्या करके देखा, अभी देखिए हम एक ऐसा डेटा इंसर्ट करने जा रहे हैं जो पेरेंट टेबल में है ही नहीं। रोल नंबर 3 के लिए देखें तो कोई एंट्री है ही नहीं, रोल नंबर 3 नाम का कोई स्टूडेंट ही नहीं है। ठीक है, और हम 3 नाम पर एड्रेस की वैल्यू इंसर्ट करने जा रहे हैं, 3 वाराणसी इंसर्ट करने जा रहे हैं STD, जो एक हमारी क्या है चाइल्ड टेबल है। तो ऐसा नहीं होगा। देखिए हमने जैसे हम ऐसा करने की कोशिश करेंगे एरर शो होगी आपकी। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर ये पॉइंट रहा। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। चलिए, और साथ साथ एक पॉइंट और है कि अगर आप डेटा इंसर्ट करना चाहेंगे, डेटा डिलीट करना चाहेंगे पेरेंट टेबल से डायरेक्टली, और उसके करस्पॉन्डिंग डेटा अगर चाइल्ड टेबल में प्रेजेंट होगा, तो आप डेटा डिलीट भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो क्योंकि इसका जो चाइल्ड टेबल में डेटा है वो प्रेजेंट है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। तो अभी आई थिंक ये दोनों बात समझ में आ गई होंगी। तो फॉरेन की अप्लाई करने से हमें क्या मिला? फॉरेन की अप्लाई करने से देखिए हमें दो बातें हुई।
पहली बात तो अगर कोई डेटा पेरेंट टेबल के अंदर प्रेजेंट है तो उसी के करस्पॉन्डिंग डेटा हम चाइल्ड टेबल के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट चाइल्ड टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट नहीं कर सकते। जैसे इस केस में रोल नंबर 1 और 2 नेम के पर दो स्टूडेंट प्रवीण और आरव थे, तो रोल नंबर 1 और 2 की हमने एड्रेस की एंट्री हमने कर दी, लेकिन रोल नंबर 3 किसी को अलॉट ही नहीं हुआ, और हम रोल नंबर 3 की एंट्री चाइल्ड टेबल के अंदर अगर हम करना चाहें तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि रोल नंबर 3 की एंट्री आपकी पेरेंट टेबल में नहीं है। तो पहला तो ये। दूसरा काम ये हुआ इसमें अंदर कि अगर हमारा चाइल्ड डेटा प्रेजेंट है, ठीक है, कोई, और हम उसको पेरेंट टेबल से डायरेक्टली डिलीट करना चाह रहे हैं तो डिलीट नहीं होगा। डिलीट करने के लिए नॉर्मली हमको करना ये होता है कि हमको पहले चाइल्ड डेटा को डिलीट करना होता है और फिर हम पेरेंट डेटा को उसके बाद डिलीट करते हैं। डायरेक्ट डिलीट नहीं कर सकते अगर फॉरेन की को हम कॉन्सेप्ट हमने अप्लाई कर रखा है तो दो ये मेन पॉइंट्स हैं। तो ये ही रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कहलाती है आपकी। तो अभी आगे देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, अभी देखिए इसमें देखिए आप, अभी हमने एक टेबल और बना दी std1, और std1 को हमने क्या किया, हमने लिखा रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ भी ले लिया हमने एक डेट, और फॉरेन की बना दिया रोल नंबर, रेफरेंस लिख दिया हमने st जो हमारी पहली टेबल थी, ठीक है। तो अभी ये भी आपका फॉरेन की तरह काम करेगा इस टेबल के लिए, std1 के लिए। लेकिन हमने तो अभी इसको फॉरेन की बनाया था std टेबल के लिए, अभी std1 के लिए भी फॉरेन की का काम करेगा आपका कॉलम नेम रोल नंबर। तो कैसे होगा इसके अंदर, देखिए, ये आप पहले एक डायग्राम देख लीजिए, इस समझ में आएगा। ये st आपकी पेरेंट टेबल है। अब एक पेरेंट के एक से ज़्यादा चाइल्ड हो सकते हैं, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि हम एक टेबल के लिए दूसरी टेबल से जब कनेक्ट करेंगे तो सिर्फ एक ही टेबल को कनेक्ट कर सकते हैं, फॉरेन की के थ्रू कितनी भी टेबल को कनेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर st जो आपकी टेबल है, दैट इज़ अवर, ये हमारी जो टेबल है ये पेरेंट टेबल है और ये दोनों इसकी चाइल्ड टेबल है, ठीक है। इसमें जो हमारा कॉलम है वो है हमारा कॉलम रोल नंबर, जो इसकी प्राइमरी की है। सेम रोल नंबर को हमने std और std1 के अंदर डिफाइन किया है, जो यहाँ पर फॉरेन की का काम कर रही है, और इसके लिए rn आपका प्राइमरी की है, ठीक है। तो ये बात आप समझ लीजिए यहाँ पर। तो अभी तक तो हमने सिर्फ इतना पोर्शन कवर किया था, लेकिन अगर हम ये दोनों भी कवर करना चाह रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि std1 भी फॉरेन की के थ्रू st से कनेक्ट हो जाए तो वो भी पॉसिबल है, ठीक है। ये देखिए, तो हमने एक std1 एक टेबल हमने क्रिएट की, और इसमें अभी इंट लिया, इंट तो रोल नंबर को हमने इंटीजर टाइप का लिया, सेम डेटा टाइप लेंगे, और हमें मालूम है कि जो रोल नंबर है वो प्राइमरी की है आपका st टेबल के लिए, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ तो ले लिया, फिर हमने इसको फॉरेन की बनाया, कैसे, वैसे ही जैसे हम बनाते आए हैं। हमने लिखा फॉरेन की, ब्रैकेट में कॉलम नेम, जो कॉलम नेम यहाँ डिफाइन कर रखा है हमने, उसके बाद रेफरेंसेस, उसके बाद पेरेंट टेबल का नेम, ठीक है, और उसके बाद पेरेंट टेबल की प्राइमरी की। इस तरीके से ये आपका फॉरेन की डिक्लेयर हो गया हमारा। उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा। डेटा इंसर्ट करेंगे, ठीक है, std1 के अंदर डेटा इंसर्ट करते हैं, चलिए। देखिए, तो डेटा इंसर्ट किया हमने, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, std1 वैल्यूज़ इंसर्ट कर दी हमने, रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ दो ही वैल्यूज़ थी। रोल नंबर 1 पहले से प्रेजेंट है आपका मास्टर टेबल के अंदर, इसलिए हमने डेटा इंसर्ट कर दिया, ठीक है। एक्चुअली यहाँ जो वैल्यूज़ है वो फॉर्मेट रॉन्ग है। जो डेट का फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, पहले ईयर आता है, फिर आपका मंथ आता है, फिर आपका डेट आती है, तो यहाँ एरर शो करेगा। सेकंड टाइम हमने जब इंसर्ट किया तो सही प्रॉपर फॉर्मेट है हमारा, दिखा भी रहा है क्वेरी होके वन नो अफेक्टेड, ठीक है। चलिए, ये डेटा आपने इंसर्ट कर दिया, ओके। और अब देखिए, टेबल जो आपकी std1 है उसमें जो रोल नंबर 1 है
उसके आपने दो एंट्री कर रखी है, एक तो एंट्री यहाँ कर रखी है, एक एंट्री यहाँ कर रखी है, तो इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये प्राइमरी ही नहीं है एसटीडी टेबल के अंदर। ठीक है, आगे देखते हैं। आपने 2 के करस्पॉन्डिंग भी वैल्यू इंसर्ट कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही आप 3 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो फिर वहाँ पर वो कहेगा कि नहीं साहब 3 के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते आप, क्योंकि 3 तो एसटीडी टेबल के अंदर प्रेजेंट ही नहीं है। ये 3 तो प्रेजेंट ही नहीं है रोल नंबर। तो चूँकि ये प्रेजेंट ही नहीं है तो फिर आप इसके अकॉर्डिंग डेटा इंसर्ट नहीं कर सकते। तो मेन जो यहाँ पर पॉइंट है वो क्या है? मेन पॉइंट यहाँ पर ये है कि जो हमारी चाइल्ड टेबल है उस टेबल के अंदर हम डेटा सिर्फ वही इंसर्ट कर सकते हैं जिसके करस्पॉन्डिंग डेटा हमारा पेरेंट टेबल के अंदर प्रेजेंट है। जैसे रोल नंबर 1 और 2 के एंट्री अगर है वहाँ पर, तो रोल नंबर 1 और 2 के लिए एंट्री हम चाइल्ड टेबल के अंदर कर सकते हैं। रोल नंबर 3 पेरेंट टेबल में प्रेजेंट ही नहीं है तो हम उसके रिगार्डिंग डेटा इंसर्ट ही नहीं कर सकते चाइल्ड टेबल के अंदर। तो ये आपका मेन पॉइंट था। अभी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो अभी हमने किया यही है जो आपको दिखाई दे रहा है। ये आपकी मास्टर टेबल एसटी और दो चाइल्ड टेबल इसकी एसटीडी एसटीडी वन। तो आप ऐसा कोई, ये बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि ऐसा नहीं है कि जब हम कनेक्ट करेंगे एसटी को एसटीडी से तो सिर्फ एक पेरेंट टेबल होगी और एक चाइल्ड टेबल होगी। एक पेरेंट टेबल के करस्पॉन्डिंग आपकी कितनी भी चाइल्ड टेबल हो सकती हैं, ये भी इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब जो मैं बात बताने जा रहा हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए एक कीवर्ड आता है आपका ऑन डिलीट सेट नल। ये इसका क्या मतलब है? हम ये चाह रहे हैं कि अगर हम पेरेंट टेबल से डेटा को डिलीट करें तो उसके रिगार्डिंग चाइल्ड टेबल से डेटा नल शो हो जाए। नल शो हो जाए, हम डिलीट करते तो होता नहीं है, पहली बात तो ये है। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि डिलीट अगर हम कर दें, सम हाउ डिलीट कर दें, या कुछ ऐसा मेथड हो हमारे पास कि हम डायरेक्ट पेरेंट टेबल से डेटा डिलीट कर दें और चाइल्ड टेबल में जो डेटा है वो उसके रिगार्डिंग नल शो हो जाए। जैसे अभी एक हमने डेटा बनाया तो हमारे पास पेरेंट टेबल के अंदर रिकॉर्ड था रोल नंबर और नेम, और चाइल्ड टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड था वो था आपका रोल नंबर और एड्रेस। ठीक है, एसटीडी के अंदर। तो अभी मैंने रोल नंबर 1 के रिगार्डिंग जो डेटा था, जो प्रवीण था, उसका डेटा डिलीट कर दिया। तो प्रवीण का जो डेटा है रोल नंबर 1, अब वो चूँकि मेरे पास पेरेंट टेबल के अंदर नहीं है तो चाइल्ड टेबल में रोल नंबर 1 की रोल नंबर 1 शो नहीं करना चाहिए या होना नहीं चाहिए, बल्कि 1 की जगह नल शो होना चाहिए। वाराणसी अपनी जगह रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है उससे। रोल नंबर 1 के रिगार्डिंग कोई डेटा नहीं होगा, रोल नंबर 1 शो ही नहीं होगा, रोल नंबर 1 की जगह नल शो होगा। तो क्या ये पॉसिबल है? आंसर है बिल्कुल पॉसिबल है। और उसको पॉसिबल किया गया है। आपको उसके लिए आपको करना ये पड़ता है कि जब आप फॉरेन की डिक्लेयर करें तो वहाँ पर फिर आप ये लिख दें ऑन डिलीट सेट नल। क्या लिख दें? ऑन डिलीट सेट नल। एक मिनट, वेट अ मिनट। ओके, ऑन डिलीट सेट नल, जहाँ हमने फॉरेन की डिक्लेयर किया। जैसे ये STD3 में एक और टेबल लेता हूँ, चलिए इसको बनाता हूँ। तो मैंने लिखा यहाँ पर रोल नंबर इंट, ठीक है, और इसका एक और कॉलम ले लिया मैंने, SN ले लिया सपोज। तो मैंने यहाँ लिखा फॉरेन की रोल, जैसे फॉरेन की को डिक्लेयर किया था पहले वैसे ही डिक्लेयर करेंगे, कोई यहाँ पर चेंजेस नहीं है। फॉरेन की रोल नंबर और फिर लिखा रेफरेंसेस, ठीक है, और फिर लिख दिया मैंने ऑन डिलीट सेट नल। अब इसके बाद लिख दिया, जब कंप्लीट डिक्लेरेशन कर दे तो उसके बाद लिख दिया ऑन डिलीट सेट नल। इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि अगर आप पेरेंट टेबल से डायरेक्ट कोई डेटा डिलीट करते हैं तो पहली बात तो वो डिलीट हो जाएगा। अभी तक डिलीट नहीं हो रहा था, अब वो हो जाएगा ये लिखने के बाद। और डिलीट होने के साथ साथ होगा ये कि चाइल्ड टेबल में जो उसका करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड है वो नल शो करेगा। रोल नंबर 1 की जगह अब यहाँ नल आएगा, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। ये इससे हो जाएगा। ठीक है, तो ऑन डिलीट सेट नल इसके लिए यूज़ होता है। लिखा भी हुआ है, इफ़ ए रिकॉर्ड इन अ पेरेंट टेबल इज डिलीटेड then the corresponding record in the child table will have the foreign field set to null।
तो फॉरेन फील्ड सेट जो इसमें रोल नंबर था वो क्या शो करेगा, वो नल शो करेगा। अभी आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए एक और देखते हैं। अब आता है ऑन डिलीट कैस्केड। तो ऑन डिलीट सेट नल की जगह अगर हम ऑन डिलीट कैस्केड लिखते हैं, ये भी लिख सकते हैं, जहाँ हमने फॉरेन की डिक्लेयर की थी वहाँ हम ऑन डिलीट कैस्केड लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, तो इससे ये होगा कि जब कभी भी मैं पेरेंट टेबल से डेटा को डिलीट करूँगा, ठीक है, तो चाइल्ड टेबल का जो डेटा वो भी डिलीट हो जाएगा, वो भी शो नहीं होगा, ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। अब तक तो डिलीट ही नहीं हो रहा था। और ऑन डिलीट सेट नल से क्या हो रहा था कि जो चाइल्ड टेबल के अंदर डेटा था वो फॉरेन की जो वैल्यू थी वो आपकी नल शो हो रही थी। अब यहाँ पर तो होगा ये कि मैंने पेरेंट से डेटा डिलीट किया तो चाइल्ड से डेटा ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, अगर ऐसा करना चाह रहा था। नॉर्मली ये नहीं होता है। इसको करने के लिए आपको ऑन डिलीट कैस्केड लिखना पड़ेगा जहाँ आपने फॉरेन की को डिक्लेयर किया है। तो अगर आप ऐसा कर देते हैं तो पेरेंट की से डेटा डिलीट होने से ऑटोमेटिकली चाइल्ड टेबल से भी डेटा डिलीट हो जाता है। तो फॉरेन की के साथ दो ही ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, एक तो ऑन डिलीट सेट नन और दूसरा होता है ऑन डिलीट कैस्केड। आप दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। और अगर आप दोनों अप्लाई नहीं करते हैं तो फिर होगा ये कि आप डिलीट कर ही नहीं पाएंगे, पेरेंट टेबल से डायरेक्ट डेटा डिलीट नहीं कर पाएंगे। डेटा आपको उस केस में डिलीट करना है तो पहले चाइल्ड टेबल से डेटा को डिलीट करना होगा और फिर उसके बाद पेरेंट से डेटा को डिलीट करना होगा। ठीक है, मतलब ये है कि अगर हम ऑन डिलीट सेट नल और ऑन डिलीट सेट कैस्केड ना लिखें तो पहले चाइल्ड डेटा को डिलीट करना पड़ता है, उसके बाद ही हम पेरेंट टेबल के डेटा को डिलीट कर पाएंगे, अदरवाइज़ हम डिलीट ही नहीं कर पाएंगे। तो अब डिलीट करना है तो फिर उसके लिए दो ऑप्शन है, ऑन डिलीट सेट ऑन डिलीट कैस्केड और ऑन डिलीट सेट नल। ठीक है, तो ऑन डिलीट कैस्केड से क्या होगा, ऑन डिलीट कैस्केड से यही होगा कि डेटा जो होगा पेरेंट टेबल से डेटा डिलीट करने के बाद चाइल्ड से ऑटोमेटिकली डेटा डिलीट हो जाएगा। जबकि सेट ऑन डिलीट सेट नल करने से क्या हो जाएगा, वैल्यू जो होगी आपकी चाइल्ड टेबल के अंदर वो नल सेट हो जाएगी। ठीक, तो ये फॉरेन की के बारे में था। आई थिंक ओके, ये लास्ट स्लाइड है हमारी। तो अभी आपको फॉरेन की का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। पिछले वीडियो में फॉरेन की को बताया भी गया था और इसमें थोड़ा और डिटेल में बताया गया है। तो अभी आप दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। पहली बात तो फॉरेन की का काम टू टेबल्स को कनेक्ट करने का होता है, और जब दो टेबल कनेक्ट हो जाती हैं तो वो इस तरीके से कनेक्ट हो जाती हैं कि दोनों टेबल का इंसर्शन और डिलीशन जो ऑपरेशन है, ठीक है, उस पर कुछ कंडीशंस लग जाती हैं। और वो कंडीशंस क्या होती हैं, वो कंडीशंस ये होती है, पहली कंडीशन कि अगर पेरेंट टेबल के अंदर डेटा नहीं है तो चाइल्ड टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट नहीं होगा। और दूसरी कंडीशन ये लग जाती है कि हम पेरेंट टेबल से डेटा डायरेक्ट डिलीट नहीं कर सकते। अगर डिलीट करना भी है तो हमें ऑन डिलीट सेट नल या ऑन डिलीट सेट कैस्केड को अप्लाई करना होगा, पहली बात। ठीक, दूसरी बात ये होती है कि हमें फॉरेन की कैसे डिक्लेयर करना होता है। तो हमारे पास दो टेबल होंगी हमेशा, एक होगी कम से कम दो टेबल होंगी, सिंपल लगते हैं दो टेबल लगते हैं। एक होगी आपकी पेरेंट टेबल जिसके अंदर एक कॉलम होगा जो आपकी प्राइमरी की होगा। ठीक है, अब ये जो कॉलम होगा जो प्राइमरी की होगा फर्स्ट टेबल के लिए, ये कॉलम आपका चाइल्ड टेबल के अंदर भी होगा और वहाँ इसको हम फॉरेन की डिक्लेयर करते हैं। कैसे करते हैं, उसका आसान सा तरीका है, आप देखिए। उसके बाद जब हम सभी कॉलम डिक्लेयर कर लेंगे चाइल्ड टेबल के, तो फिर उस केस में हमें करना ही होता है, हम लास्ट में जब सभी कॉलम डिक्लेयर कर हो जाते हैं तो हम लिखते हैं फॉरेन की, और ब्रैकेट में जिसको हमें फॉरेन की बनाना है कॉलम को, उसका नेम। ध्यान रखिएगा वो कॉलम आपका पेरेंट टेबल में प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, और पेरेंट टेबल की प्राइमरी की होना चाहिए या फिर यूनिक होना चाहिए। और उसके बाद लिखते हैं कीवर्ड रेफरेंसेस, और रेफरेंसेस के बाद पेरेंट टेबल का नेम और ब्रैकेट में पेरेंट टेबल की प्राइमरी की या यूनिक की का नेम। इस तरीके से हम यहाँ पर फॉरेन की डिक्लेयर करते हैं। और अगर हमको डेटा बाद में डिलीट करना है तो डिलीट कैसे करेंगे, डिलीट करने का आसान सा तरीका यही है कि हम वहाँ पर ऑन डिलीट सेट नल लिख लेंगे। ऑन डिलीट सेट नल लिखने से क्या होगा, पेरेंट टेबल से हम डायरेक्ट डेटा डिलीट कर देंगे। ठीक है, और तो होगा ये कि जो चाइल्ड टेबल का डेटा है, करस्पॉन्डिंग डेटा है, वो नल सेट हो जाएगा। और ऑन डिलीट कैस्केड लिख देंगे तो डेटा कम्प्लीटली चाइल्ड टेबल का भी डिलीट हो जाएगा पेरेंट टेबल का डेटा डिलीट होने के साथ साथ।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा। इसको एग्जीक्यूट करके देखिए, आपको इसका आइडिया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।